देखो, मैं जा सकती हूँ। हाँ, सबटाइटल्स माले नकी। जंगल में। रूस में इस समय ओम्स्क तेल रिफाइनरी में आग लगी हुई है, जो यूक्रेन की सीमा से 2500 किलोमीटर दूर स्थित है और जो अब तक रूस की सीमा में एकमात्र बड़ा रिफाइनरी था जिसे यूक्रेन की सेना ने आज से पहले कभी निशाना नहीं बनाया था। साइबेरिया में पहली बार यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण 3500 किलोमीटर दूर हवाई अलर्ट जारी हुआ। क्रेमलिन ने कुर्स्क परमाणु बिजली घर पर हमले की बात कही और यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने जोड़ा कि आज ही उन्होंने कब्जे वाले क्रीमिया में केर्च तेल टर्मिनल पर बड़ा हमला किया। साथ ही काले सागर में 2 टैंकरों पर भी हमला किया जो प्रायद्वीप में पेट्रोल लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की ड्रोन सिस्टम्स के कमांडर माद्यार ने कहा कि जुलाई के पहले 6 दिनों में ही यूक्रेन ने क्रीमिया और डोनबास में 37 ऊर्जा संबंधी ठिकानों को निशाना बनाया। इस तरह यूक्रेन ने कीव पर रूस के बर्बर हमलों के जवाब में रूस पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज माना कि यूक्रेन की रक्षा बलों का रूस पर दबाव असर कर रहा है और उनके अनुसार व्लादिमीर पुतिन अब भी बातचीत के रास्ते तलाश रहे हैं। वहीं सूत्रों ने यह भी जोड़ा कि कल अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात पर चर्चा करेंगे कि रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन पर और कैसे दबाव डाला जा सकता है ताकि वो युद्ध रोक दे, लेकिन क्रेमलिन अब भी लड़ाई जारी रखने को तैयार है। रूसी सैन्य संवाददाता अब बड़े पैमाने पर लामबंदी की तैयारी और यहां तक कि अक्टूबर में रूस की सीमाएं बंद करने के बारे में भी लिखने लगे हैं, यानी राज्य ड्यूमा के चुनावों के बाद। लेकिन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि रूस में लामबंदी की सभी अफवाहों के पीछे यूरोपीय संघ और पूरे नाटो गुट को ब्लैकमेल करने की साधारण कोशिश छिपी हो सकती है। मेरा नाम ओलेग है, अलेक्सेई पेचिए। आइए सभी विषयों पर चर्चा करें। यह एक छोटी सी भूमिका थी, अब हर खबर विस्तार से समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। कमाल है, वे आकर हमारे यहाँ भी आ पहुंचे। उम्मीद है अब और नहीं आएंगे। यहाँ जोरदार धमाके हो रहे हैं, मैं अभी पहुंचा हूँ। जोरदार धमाका हुआ, डरावना था। इस पल से रूस में अब कोई भी बड़ा तेल रिफाइनरी कारखाना ऐसा नहीं बचा है जिस पर यूक्रेनी हमले ना हुए हों। सोमवार 6 जुलाई को दिन में यूक्रेनी ड्रोन ने ओम्स्क तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जो रूस की सबसे बड़ी और आखिरी प्रमुख रिफाइनरी थी, जिसे अब तक यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह वही विशाल कारखाना था जो रूस के अन्य तेल रिफाइनरी कारखानों पर हमलों के बाद देश में ईंधन की कमी को किसी हद तक पूरा कर रहा था। लेकिन अब आखिरकार उस पर भी हमला हो गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ओसिंट विश्लेषक लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि अगला हमला ओम्स्क तेल रिफाइनरी पर ही होगा, क्योंकि वही एकमात्र है जिस पर अब तक हमला नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि संयंत्र की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी, लेकिन जब ड्रोन पहुंचे तो पता चला वहां लगभग कोई सुरक्षा नहीं थी। वैसे ये इस बात की ओर इशारा करता है कि पुतिन के पास वायु रक्षा प्रणालियों को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह संयंत्र ओम्स्क तेल रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। कारखाने के क्षेत्र में एक हमला दर्ज किया गया जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। अब लक्ष्य पर ध्यान दें। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के विशेष अभियान बलों के ड्रोन ने पूरे मार्ग में लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय की। 3000 किलोमीटर। यह रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से रूसी क्षेत्र के सबसे भीतर तक किया गया सबसे लंबी दूरी का हमला है। कंपनी फायर पॉइंट के निदेशक स्टिलरमान के अनुसार यूक्रेनी सैनिकों ने FP-1 ड्रोनों से हमला किया, जो राज्य सीमा से 3400 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं।
ओम्स्क में स्थित कारखाना पूरे रूस का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी संयंत्र है, जो हर साल लगभग 22 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है। इसकी रिफाइनिंग की गहराई रूस में सबसे अधिक है, लगभग 99%, यानी ये पूरे रूस का सबसे अत्याधुनिक कारखाना भी है। ये संयंत्र रूसी कब्जा करने वाली सेना को आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है। कारखाना विमानन, केरोसिन, डीजल, ईंधन, उच्च ऑक्टेन पेट्रोल, साथ ही स्नेहक और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाता है। इसके अलावा ये रूसी संघ के क्षेत्र में पेट्रोल के 10 सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है और ये आखिरी था जिस पर अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। खैर, अब उस पर भी हमला हो चुका है। प्राथमिक आकलन के बाद ओपन सोर्स विश्लेषक बताते हैं कि ड्रोन ने निशाना साधा। ओम्स्क रिफाइनरी में कच्चे तेल की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई एवीटी 11 की क्षमता लगभग 8.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जो संयंत्र की लगभग 40% क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा अब जानकारी मिल रही है कि एवीटी 10 इकाई भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जो ये दर्शाता है कि वास्तव में संयंत्र अब बंद होने की कगार पर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संयंत्र पर 7 ड्रोन ने हमला किया और रूस की वायु रक्षा एक भी ड्रोन नहीं गिरा पाई। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अधिकांश ड्रोन को मार गिराया गया था और संयंत्र की सीमा में केवल उनके मलबे गिरे थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की रिकॉर्ड की गई फुटेज में सीधे ड्रोन के टकराने को दिखाया गया है, न कि उनके मलबे को। सबटाइटल्स बनाए गए थे, वहाँ अब बहुत ज्यादा हो गया है। दोस्तों, ये यहाँ क्यों है? जिसे भी चोट लगी हो माफ कीजिए। जंगल में और उसमें भी कमाल है, दिमाग है ना? वहाँ कारखाने में जोरदार धमाके हो रहे हैं। ओम्स्क ऑयल रिफाइनरी पर हमला तेल रिफाइनरियों पर छापों की एक श्रृंखला में सबसे दूर तक पहुंचा था, जिसके परिणाम स्वरूप रूस में तेल रिफाइनिंग 2000 के दशक की शुरुआत के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई है। काम चटका से कालिनिंग्राद क्षेत्र तक के इलाकों को ईंधन संकट झेलना पड़ा। पिछले साल अक्टूबर में सीमा से 2000 किलोमीटर दूर स्थित ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था। 2026 की शुरुआत में उक्ता ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था। वहां की दूरी 1750 किलोमीटर है। मई में लेनिनग्राद क्षेत्र के किरीशिन ऑयल प्लांट और ऑर्क नेफ्टे ऑर्गसिंटेज पर हमला हुआ, जिनकी सालाना क्षमता 21 मिलियन टन है। ये ओम्स्क ऑयल रिफाइनरी के बाद दूसरे नंबर पर है। मई में रियाजान ऑयल रिफाइनरी, जिसकी क्षमता 17 मिलियन टन सालाना है, पर भी हमला हुआ था। जून में लुकोइल की नीजेगोरोद नेफ्टे ऑर्गसिंटेज रिफाइनरी 16 मिलियन टन पर वर्ष और टानेको पर हमले हुए। टानेको का यह सबसे बड़ा कारखाना है। निजनेकाम्स्क ऑयल रिफाइनरी की क्षमता 12.5 मिलियन टन है, जबकि छठे स्थान पर यारोस्लाव रिफाइनरी की क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इस पर मई में हमला हुआ था और फिर 6 जुलाई को एक बार फिर हमला हुआ। वोल्गोग्राद ऑयल रिफाइनरी, इसकी क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ये 1 जून को बंद हो गई थी, फिर से ड्रोन हमले की वजह से। अप्रैल के अंत में पर्म ऑयल प्लांट ऑर्क परमेनेफ्टे ऑर्गसिंटेज को नुकसान हुआ और ये अपने तेल की बारिश के लिए प्रसिद्ध है, जो फैक्ट्री में आग लगने के बाद इलाके में हुआ था। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी, जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता 12 मिलियन टन प्रति वर्ष है, ये जून में बंद हो गया था और इसकी मरम्मत 2027 तक खिंच सकती है। इस बारे में रॉयटर्स के सूत्रों ने बताया था।
रॉयटर्स। टुआप्से ऑयल रिफाइनरी जो रूस के इस टॉप 10 में सबसे आखिरी है, यह सबसे ज्यादा हमले झेलने वाला रिकॉर्डधारी बन गया है। इस पर 7 बार हमला किया गया। आखिरकार आज ओम्स के प्लांट पर हमले के बाद रूस में अब टॉप 10 सबसे बड़े रिफाइनरियों में से कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिस पर इस साल हमला ना हुआ हो। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, आगे भी ये हमले जारी रहेंगे। और ये साफ है कि देर सबेर रूस का पूरा तेल उद्योग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा अगर पुतिन समझदारी नहीं दिखाते और बातचीत के लिए नहीं आते। लेकिन जैसा कि पता चला, ये आज के हमलों की सिर्फ शुरुआत थी और ओम्स्क तेल रिफाइनरी सिर्फ एक लक्ष्य थी। 6 जुलाई की रात को यूक्रेनी बलों ने टीईएस टर्मिनल 1 को भी निशाना बनाया। यह सबसे बड़े कॉम्प्लेक्सों में से एक है। कब्जे वाले क्रीमिया में हल्के पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसशिपमेंट के लिए यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने कहा, यह उद्यम पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने का काम करता है। इसमें यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों में काबिज सेना की जरूरतें भी हैं। यह टर्मिनल कर्च में स्थित है और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के अनुसार हमले के परिणाम स्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों का टैंक और पंपिंग स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गए। मैं दोहराता हूं, यह पुराने आंकड़ों के अनुसार है। यह संयंत्र 1.2 मिलियन टन हल्के पेट्रोलियम उत्पादों को संभालने में सक्षम है और सालाना 7,20,000 टन तरलीकृत हाइड्रोकार्बन गैस। ये वे आंकड़े हैं जो कब्जे से पहले दर्ज किए गए थे। इसीलिए रूसियों ने संयंत्र को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी और शायद अब के आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे। इस टर्मिनल को बंद करना रूसियों के लिए भारी पड़ सकता है। इसके अलावा एसबीयू और यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने भी उन्होंने स्लावनेफ्ट यानोस रिफाइनरी पर सफल हमलों की घोषणा की और यारोस्लाव्ल में डिस्पैचर स्टेशन पर लाइन प्रोडक्शन की भी। साथ ही वायसोत्स्क समुद्री बंदरगाह के ऑयल टर्मिनल और लेनिनग्राद क्षेत्र में नोवोटेक उस्तलुगा प्लांट पर भी वायसोत्स्क में 2 तेल भराई वाले स्टैंडर निष्क्रिय किए गए और 3 पेट्रोलियम टैंक क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार जुलाई की शुरुआत तक यूक्रेनी हमलों ने Украинские удары вывели из строя रूसी तेल शोधन की कुल डिजाइन क्षमता का लगभग 43%। सिर्फ पिछले महीने में ही 60 से अधिक तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण टैंक नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इसके अलावा आज ही यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की ड्रोन सिस्टम्स के कमांडर रॉबर्ट मादियार ब्राउडी ने कहा कि सिर्फ जुलाई की शुरुआत से यानी अब तक के अधूरे 6 दिनों में यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया और डोनबास में 37 ऊर्जा संबंधी ठिकानों को निशाना बनाया है। हमलों के परिणाम स्वरूप तथाकथित प्रशासन ने पूरी तरह से ब्लैकआउट स्वीकार किया और आगे मैं माद्यार का उद्धरण पेश करता हूं। क्राइमियन स्विच 6 जुलाई के दिनों में 38 बार यूक्रेन की ड्रोन सिस्टम्स की ताकत से थक गया है। क्रीमिया के कब्जाधारियों ने क्रीमिया के दक्षिणी तट के सभी शहरों और जिलों और सिम्फेरोपोल में ब्लैकआउट स्वीकार किया है। 1 से 5 जुलाई के बीच ड्रोन सिस्टम्स की ताकत ने क्रीमिया और दक्षिणी कब्जे वाले इलाकों में 37 ऊर्जा केंद्रों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। लेकिन और ये अभी सब कुछ नहीं है। 6 जुलाई की रात यूक्रेनी ड्रोन ने अजोव सागर में 2 टैंकरों को निशाना बनाया जो टैगनरोग इलाके से पेट्रोल लेकर क्रीमिया जा रहे थे। बात उन टैंकरों की है जो छाया बेड़े के नदी समुद्र श्रेणी के हैं और उनके नाम थे कप्तान बार्मिन और सनार 4। एसबीएस प्रमुख के अनुसार इनमें से हर एक में 7,000 टन ईंधन था। प्रकाशित वीडियो से दिखता है कि ड्रोन दोनों जहाजों के नियंत्रण कक्ष को निशाना बना रहे थे। और मैं याद दिला दूं कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि क्रीमिया को हर महीने 70,000 टन ईंधन की जरूरत होती है, यानी ये लगभग 2,300 टन प्रतिदिन होता है। और उन्होंने क्षेत्र में आपूर्ति को सुचारू करने का वादा किया था और शायद टैंकरों के जरिए क्रीमिया में पेट्रोल लाने की यही वो कोशिश थी जिससे क्रीमिया में पेट्रोल की आपूर्ति सुचारू की जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी आपूर्ति की योजना विफल हो गई और सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। और अब
ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया है ताकि वहां रूसियों द्वारा रिहायशी इमारतों पर किए गए हमलों पर चर्चा की जा सके। कीव में और अब क्रेमलिन में समझ आ गया कि इस मुद्दे को किसी और ज्यादा सनसनीखेज चीज से दबाना होगा, और ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिहायशी इमारतों पर हमलों की बजाय कुछ और ज्यादा डरावनी चीज पर चर्चा हो। इसे हम उद्धरण चिन्हों में रख लेते हैं। और अब शायद ये समझते हुए कि कीव पर हमले भी अब रूसियों का ध्यान रूसी क्षेत्र और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर हो रहे हमलों से नहीं भटका पा रहे हैं, क्रेमलिन ने एक नया डराने वाला तरीका और हमारे पश्चिमी साझेदारों का ध्यान भटकाने की एक नई कोशिश निकाली है। इस बीच कीव ने यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने का अनुरोध किया है ताकि वहां कीव में रिहायशी इमारतों पर रूसी हमलों पर चर्चा हो सके। और फिर क्रेमलिन को समझ में आया कि इस मुद्दे को और भी ज्यादा सनसनीखेज किसी और चीज से दबाना होगा ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिहायशी इलाकों पर हमलों की बजाय कुछ और ज्यादा डरावना, इस शब्द को हम उद्धरण चिन्हों में रखेंगे, उस पर चर्चा हो। आज रोसाटम के महानिदेशक कुर्चातोव शहर में बन रहा कुर्स्क परमाणु विद्युत स्टेशन 2 का दूसरा ऊर्जा ब्लॉक निर्माणाधीन कुर्स्क परमाणु विद्युत स्टेशन के दूसरे ब्लॉक के कूलिंग टावर पर ड्रोन से हमला किया गया। पिछली रात दुश्मन के ड्रोन को लेनिनग्राद और स्मोलेंस्क परमाणु विद्युत स्टेशन के इलाकों में भी देखा गया। रूसी संघ का परमाणु क्षेत्र यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के हमलों का सामना कर रहा है। और अब कुर्स्क क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर खिंचटेन ने बताया कि वायु रक्षा बलों ने रात भर में 12 यूक्रेनी ड्रोन को दबा दिया और नष्ट कर दिया, जो खासतौर पर कुर्चातोव की ओर जा रहे थे, जहां परमाणु विद्युत स्टेशन स्थित है। उनके अनुसार एक ड्रोन के टकराने के बावजूद स्टेशन का काम बाधित नहीं हुआ और पर्यावरण या लोगों पर कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ। और यहां मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि कुर्स्क परमाणु विद्युत स्टेशन 2 वर्तमान में चल रही कुर्स्क एईएस के लिए एक प्रतिस्थापन स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है। इसके निर्माण का निर्णय 2013 में लिया गया था। पहले ऊर्जा ब्लॉक का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था और दूसरे का 2019 में। अप्रैल 2026 में रोसाटॉम ने 1253 मेगावाट क्षमता वाले एनर्जी ब्लॉक नंबर 1 को औद्योगिक उपयोग के लिए चालू किया। इस स्टेशन के चारों ऊर्जा ब्लॉकों का निर्माण कार्य पूरी तरह से 2035 तक पूरा करने की योजना है। सुमी क्षेत्र, खार्किव क्षेत्र, पूरे दक्षिण यूक्रेन, ओडेसा क्षेत्र, ज़पोरिजिया क्षेत्र, असल में बहुत सारे इलाके इन हमलों की चपेट में आते हैं। हाँ, हमेशा POES, क्रेमलिन POES। क्रेमलिन ने फिर से परमाणु तबाही के डर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
ओडेसा क्षेत्र, जापोरिजिया क्षेत्र, असल में बहुत सारे इलाके इन हमलों की चपेट में आते हैं। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। आखिरकार वो यूक्रेन की राजधानी है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हर रोज रूसी हवाई बमों और ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के सभी सीमावर्ती और अग्रिम पंक्ति के शहरों पर हमला करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चर्चा होनी थी और होगी। लेकिन रूसी, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, वे इस बैठक में कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यूक्रेनियन 3 परमाणु बिजली घरों कुर्स्क, लेनिनग्राद, स्मोलेंस्क पर हमला कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? देखिए, पुतिन ये सब यूं ही नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अलावा एक और मुद्दा भी है। ये ज्ञात है कि कल अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस की प्रतिनिधि एना के ने मुलाकात की पुष्टि की। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप को रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की तुरंत जरूरत महसूस हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की से युद्ध खत्म करने पर चर्चा करेंगे। ट्रंप को असल में ईरान के साथ नाकामी के बाद किसी तरह की जीत चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव अब बहुत करीब हैं और जाहिर है कुछ ऐसा दिखाना होगा जिसे शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप की जीत माना जाए। क्योंकि यह भी तय नहीं है कि चुनाव तक अमेरिका और ईरान के बीच ये अस्थायी समझौता स्थायी बन जाएगा। ये बिल्कुल भी तय नहीं है, लेकिन किसी न किसी जीत का मामला चाहिए। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि अंकारा में ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप के पुतिन से संपर्क की उम्मीद है। यहां एक सवाल उठता है, ट्रंप इन वार्ताओं में किस मानसिकता के साथ आ रहे हैं? मैं याद दिला दूं, इससे पहले 4 जुलाई को ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की थी। इसके बाद यह बताना जरूरी है, बातचीत के बाद व्लादिमीर पुतिन के सहायक यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने, आगे उद्धरण है, डोनाल्ड ट्रंप को जंग के मैदान की असली तस्वीर दिखाई, जहां रूसी सैनिक पूरे मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब समझ में आता है कि पुतिन ने अभी ही ये फर्जी कॉन्स्टेंटिनोव्का पर कब्जा क्यों गढ़ा, इसी तारीख के लिए, ताकि ट्रंप को दिखा सके कि हम यूक्रेन में लगातार एक एक शहर पर कब्जा कर रहे हैं। तो बस ज़ेलेंस्की पर दबाव डालो, उसे कहो हार मान ले, क्योंकि हम जीतेंगे ही। मैं उशाकोव का उद्धरण जारी रखता हूं। पुतिन और ट्रंप ने यूक्रेन पर चर्चा की, जिसमें ट्रंप के नाटो समिट में भाग लेने की योजना भी थी। पुतिन ने यूक्रेन में राजनयिक समाधान की प्राथमिकता दी, पर रूस के मूलभूत दृष्टिकोणों का ध्यान रखने की बात कही। लेकिन शायद व्लादिमीर पुतिन के डोनाल्ड ट्रंप से कहे गए शब्द मोर्चे पर रूसी संघ की कथित बढ़त और रूसी सशस्त्र बलों की जीतों के बारे में उन्हें आश्वस्त नहीं कर सके। शायद ट्रंप ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन दबाव में हैं और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को खत्म करने की प्रक्रिया लोगों की सोच से तेज बढ़ रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, जो इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग से कुछ घंटे पहले ही दिया गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यूक्रेनी इलाकों पर हमले जारी रहने के बावजूद रूसी पक्ष कथित तौर पर युद्ध विराम के रास्ते तलाश रहा है। आगे मैं ट्रंप का उद्धरण पेश करता हूं। मुझे लगता है पुतिन पर वाकई दबाव है, वो इसे खत्म करना चाहता है। यूक्रेन भी यही चाहता है और हम बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या हम इसमें सफल हो पाते हैं। ये एक भयानक स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्थिति जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खत्म होने के करीब है और राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सच में चाहते हैं कि ये अभी खत्म हो जाए। हम नेटो से संपर्क करने जा रहे हैं और हम इस पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने यह भी जोर देकर कहा कि उनकी बहुत सफल बातचीत हुई थी और उनका मानना है कि दोनों पक्ष अंतिम समाधान के बेहद करीब हैं। और ठीक कल अंकारा में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत होगी और फिर ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को फोन करेंगे। जरूरी है कि सब कुछ इसी क्रम में हो। और यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप ने आखिरकार स्वीकार किया कि यूक्रेन की रक्षा बलों का दबाव वास्तव में काम कर रहा है और पुतिन सच में दबाव में आ गए हैं। और यहीं पर रूसी सैन्य संवाददाता एक साथ बेकाबू हो गए और क्रेमलिन की नई लाइन को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ पड़े। व्लादिमीर पुतिन दिखाना चाहते हैं कि वो युद्ध को और भड़काने और दाव बढ़ाने को तैयार हैं। ये एक डराने धमकाने की रणनीति है। ये रूस में नई लामबंदी की लहर के बारे में है।
रूस के कानूनी तौर पर चलने वाले युद्ध समर्थक जेड चैनलों ने हाल ही में संभावित नई लामबंदी पर लिखा है, जिसमें युद्ध संवाददाता कहते हैं कि क्रेमलिन ये कदम सितंबर में स्टेट ड्यूमा चुनावों के तुरंत बाद उठा सकता है, ताकि मोर्चे की स्थिति बदले और यूक्रेन के रिकॉर्ड ड्रोन हमलों का जवाब दे सके। रूसी संघ के सैन्य ब्लॉगर व्लादिमीर रोमानोव ने तो आज यहां तक कह दिया कि क्रेमलिन 12 लाख सैनिकों की लामबंदी की तैयारी कर रहा है। खैर, मुझे नहीं पता कि यह कितना वास्तविक है। और आगे युद्ध समर्थक चैनल प्रिजराक नोवरोस्सी लिखता है कि लामबंदी का सवाल अगर नहीं बल्कि कब है, और वो इस संभावना को युद्ध की प्रतिकूल स्थिति से जोड़ता है। प्रचारक लिखते हैं, स्वेच्छा से अनुबंध पर भर्ती को बढ़ावा देना वास्तव में मोर्चे की जरूरतें पूरी नहीं करता। इसके कई कारण हैं। नुकसानों के अनुपात से लेकर उपलब्ध जनशक्ति से अधिक बल बनाए रखने की जरूरत है। तो यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के अनुसार साल की पहली छमाही में युद्ध के लिए भर्ती हर महीने सेना को 27,000 लोग मिल रहे थे, जबकि रूस को मोर्चे पर हर महीने पहले ही 34,000 लोगों का नुकसान हो रहा है। रूस जितने लोग खो रहा है उतने भर्ती नहीं कर पा रहा। डिनेवनिक रज़वेदकी चैनल का दावा है कि क्रेमलिन ने कजाकिस्तान और अजरबैजान समेत पड़ोसी देशों से बातचीत की है, ताकि 2022 की मोबिलाइजेशन के दौरान जैसी बड़े पैमाने पर भर्ती से भागने की घटनाएं फिर से ना हों। आधिकारिक तौर पर सीमाएं कागज पर खुली रहेंगी, लेकिन रूस से बाहर जाना वास्तव में असंभव हो जाएगा, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याओं, नियंत्रण को कड़ा करने और पड़ोसी देशों में अन्य अनौपचारिक उपायों के कारण। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के संस्थापक रूसलान लेवियेव को शक है कि व्लादिमीर पुतिन सच में पूर्ण मोबिलाइजेशन घोषित करेंगे, क्योंकि इसके लिए नई इकाइयों के गठन, उनकी साज सज्जा, प्रशिक्षण और अन्य चीजों के लिए काफी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। लेवियेव का मानना है कि ऐसा कदम फ्रंट लाइन की जमावट को नहीं तोड़ेगा, जो पिछले कुछ सालों से लगभग स्थिर है। इसलिए विशेषज्ञ ये संभावना जताते हैं कि रूस में लामबंदी को लेकर अफवाहों की नई लहर यूरोप के लिए एक संकेत हो सकती है कि व्लादिमीर पुतिन कथित तौर पर युद्ध को तेज करने और नाटो देशों पर हमला करने के लिए तैयार हैं, अगर वे यूक्रेन का समर्थन बंद नहीं करते। ऐसे संकेत नाटो शिखर सम्मेलन से पहले खास महत्व रखते हैं। यह याद दिला दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से अपने विभागों को आदेश दिया था कि वे उन देशों की सूची बनाएं जो यूक्रेन युद्ध में शामिल हैं, ताकि भविष्य में जिम्मेदार फैसले लिए जा सकें। और ये जाहिर तौर पर यूरोप के लिए भी एक खतरा है और यूक्रेन को दी जा रही मदद को कम करने के मकसद से एक चेतावनी है। खासकर इसलिए क्योंकि हाल ही में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये अब कोई विशेष सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि एक पूर्ण युद्ध है। और ये युद्ध कथित तौर पर उस वक्त शुरू हुआ जब यूरोप ने रूस की यूक्रेन के खिलाफ बर्बर आक्रामकता पर आंखें बंद नहीं की, बल्कि यूक्रेन की रक्षा करने में उसकी मदद की। पेस्कोव के अनुसार यूक्रेन को मदद मिलते ही युद्ध शुरू हुआ। इससे पहले रूस का ये एक विशेष सैन्य अभियान था और वो 3 दिन में कीव पर कब्जे की बात कर रहा था। और यह भी महत्वपूर्ण है कि यूरोप प्रतिक्रिया दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन की ऐसी उकसावे वाली हरकतों पर अब यूरोप काफी तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है। आज फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, लिथुआनिया और नॉर्वे ने ऐलान किया कि वे जल्द ही फिनलैंड के विस्फोटक निर्माता फॉर्सेट से ब्लॉकर समुद्री माइंस बिछाने की प्रणाली लेना शुरू करेंगे। इनकी आपूर्ति सैकड़ों मिलियन यूरो में आंकी जा रही है। फिनलैंड की रक्षा सेनाओं ने फॉर्सेट के साथ 5 नाटो देशों को प्रणालियों की आपूर्ति हेतु रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस सहयोग का उद्देश्य है उद्धरण सहयोगियों की समुद्री रक्षा को मजबूत करना। बाल्टिक सागर में समुद्री बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां बंदरगाह सैन्य संकट में सैनिकों और माल की डिलीवरी के मुख्य केंद्र हैं। अगर बहुत सरल शब्दों में समझाएं तो रूसियों से समुद्र में भी दूरी बनाना चाहते हैं, बस उनके जहाजों से बचाव के लिए विशाल बारूदी सुरंगों की बाधाएं लगाकर। और यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रूसियों को जहां भी संभव हो अलग थलग करना चाहिए। एक बड़ी दीवार कंक्रीट से बनानी चाहिए, खुद को अलग कर लेना चाहिए और वहां क्या हो रहा है न देखें, उन्हें खुद को नष्ट करने देना चाहिए। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और
लाइक करें। यही सब कुछ था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।